हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी किसकी, ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज की, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 19, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। अब उस उत्सर्जी उत्पाद को हम पहले अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं, फिर उसका निष्कासन कैसे करते हैं। ठीक, तो हमारे पास चैप्टर नंबर है 19, उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। ठीक है, तो सामान्यतः क्या होता है कि प्राणी जो होता है वह अपनी उपापचयी प्रक्रिया और अंतःग्रहण की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, उपापचयी प्रक्रिया, उपापचयी प्रक्रिया एवं अंतःग्रहण की प्रक्रिया की सहायता से क्या करता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, H2O, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन तथा क्या करता है, अन्य आयन को अंतःग्रहण करता है। यानी क्या होता है कि सामान्य प्राणी जो होता है वह अपनी उपापचयी प्रक्रिया के दौरान तथा अंतःग्रहण की प्रक्रिया के दौरान अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, H2O, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आदि साल्ट का अंतःग्रहण करता है। अब जब ये अंतःग्रहण होंगे तो इसका या तो इनमें से किसी का पूर्ण रूप से या किसी का आंशिक रूप से बहिर्निष्कासन आवश्यक होता है। तो अब किसका बहिर् होगा और किसका आंशिक होगा इसकी हम बात करते हैं। लेकिन हमारे जो 11th क्लास है इसके अंदर जो चैप्टर दिया गया है उत्सर्जित उत्पाद एवं उसका निष्कासन, इसके अंदर ओनली हमारे को क्या करना है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट जो दिए गए हैं अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक एसिड, इन्हीं को ही हमें क्या करना है, विस्तार से पढ़ना है कि इनका किस रूप से होता है। तो हम एक एक यहाँ पे लेंगे, पहले लेंगे अमोनिया, फिर लेंगे यूरिया, फिर लेंगे यूरिक एसिड। हम अमोनिया के अंदर इसकी पूरी बात कर लेंगे, यूरिया के अंदर इसकी पूरी बात कर लेंगे, जैसे कि विषालुता, घुलनशीलता, किसके अंदर जल की आवश्यकता होगी वो, और कौन कौन इनका उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, हम इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटली समझ लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो आएगा वो आ गया क्या, अमोनिया। कौन आएगा, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की बात करते हैं तो सबसे अधिक क्या होता है, विषैला होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे अधिक विषैला, सबसे अधिक विषैला होता है। ठीक है, अब जो जितना ज़्यादा विषैला होगा उसके निष्कर्षण के लिए क्या होता है, जल की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि सबसे अधिक जल की आवश्यकता। ठीक है, अब जितने क्या होगा, अमोनिया है, अमोनिया सबसे अधिक विषैला है, सबसे अधिक विषैला होगा तो उसके निष्कासन के लिए भी क्या होगा, सबसे अधिक जल की आवश्यकता होगी। लेकिन अमोनिया का जो तीसरा पॉइंट आता है कि जो भी प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं अमोनोटेलिक। क्या कहलाएंगे, अमीनोटेलिक। यानी कि जो प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाएंगे अमीनोटेलिक। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि अमोनिया की जो घुलनशीलता होती है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि जो प्राणी जल के अंदर रहते हैं उसके अंदर क्या होता है कि घुलनशीलता अधिक होती है, तो वो आसानी से बाहर की ओर विसरित हो जाता है। ठीक है, यानी कि घुलनशीलता भी सर्वाधिक, यहाँ पे लिख लेते हैं घुलनशीलता सर्वाधिक, घुलनशीलता सर्वाधिक। अब हम क्या करेंगे, जो घुलनशीलता वाला टॉपिक है इसको हम पहले इसकी ये लिखेंगे कि इसके अंतर्गत अमोनिया जो है इसे कौन कौन अमोनिया का उत्सर्जन करता है। अब जो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा उसके अंदर अब हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके, अमोनिया के एग्जाम्पल की। ठीक है, तो अमोनिया के एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर करते हैं अपन किसकी, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला आएगा अस्थिल मछलियाँ, अस्थिल मछलियाँ जो होती है 2 टाइप्स की होती है, एक होती है अस्थिल मछलियाँ, एक होती है उपास्थल मछलियाँ। अस्थिल मछलियाँ जो होती है वह स्वच्छ जल के अंदर रहती है और उपास्थल मछलियाँ जो होती है वह समुद्र के अंदर रहती है। जो यहाँ पे अस्थिल मछली आई है ये किसके अंदर आएगी, स्वच्छ जल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा उभयचर, कौन आएगा, उभयचर। कुछ उभयचर आते हैं, सभी के अंदर नहीं होता है। उभयचर एवं जलीय कीट। ठीक है,
यानी कि जो प्रोसेस बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई है, क्योंकि शुरू से देखना अमोनिया का उत्सर्जन होगा, तो अमोनिया के उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक क्या होता है, पहला तो कि सबसे अधिक विषैला होता है। अब जो जितना ज़्यादा विषैला होगा उसके निष्कासन के लिए क्या होगी, जल की अधिक आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, जल की अधिक आवश्यकता होगी। अब जल की अधिक आवश्यकता होगी तो उसके लिए जल भी उतना ही होना चाहिए कि अगर यदि उसके पास जल का अत्यधिक निष्कासन हो जाता है तो उसके ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। क्या होगा कि उसके ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे अमोनिया सबसे अधिक विषैला होगा जल की आवश्यकता की, तो ये क्या होगा, जलीय प्राणी के अंदर आ जाएगा। यानी कि जलीय कीट, अस्थिल मछलियाँ जल के अंदर रहेगी, पानी की कोई दिक्कत रहेगी नहीं। उभयचर है वो भी कभी जल के अंदर जाएगा, तो क्या होता है उभयचर के अंदर क्या होता है कि ये कभी कभी यूरिया का विसर्जन करते हैं। जब ये जल के अंदर जाएंगे तो अमोनिया का विसर्जन कर देंगे, लेकिन जब इस स्थल के अंदर आते हैं तो क्या करेंगे, यूरिया का विसर्जन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जलीय कीट जो जल के अंदर रहेंगी वो आसानी से हो जाता है, इसलिए इसकी क्या होती है, अमोनिया की घुलनशीलता ज़्यादा होती है। अब क्या होगा कि अमोनिया की जब घुलनशीलता ज़्यादा होगी तो जलीय प्राणी जो रहते हैं उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा तो अमोनिया बनेगी, अमोनिया बनेगी तो क्या होती है कि अमोनिया की घुलनशीलता ज़्यादा होती है, तो क्या होता है जल के अंदर घुल जाएगा और उनकी जो बाह्य त्वचा होती है उसकी सहायता से क्या होता है ये बाहर की ओर विचलित हो जाता है। इसलिए अमोनिया के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या सबसे अधिक विषैला होगा, जल की आवश्यकता अधिक होगी, जो प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वह अमीनोटेलिक कहलाते हैं, और अमोनिया की जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो होती है अमीनोत्सर्ग। ठीक है, क्या होती है, अमीनोत्सर्ग। इसके अलावा क्या होता है कि इसकी घुलनशीलता भी सर्वाधिक होगी, और अस्थिल मछलियाँ, उभयचर एवं जलीय कीट इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछने के जो मैक्सिमम चांस होते हैं, एक तो यहाँ से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक ये एग्जाम्पल, क्या कि यहाँ पे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया के उत्सर्जन की एग्जाम्पल बता देंगे, या फिर अमोनिया जाएगा अमीनोटेलिक। यहाँ से सिर्फ ये 2 पॉइंट ही मेन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसके अलावा इनको भी याद रख लेना क्योंकि कभी पूछा नहीं है, बाकी ये 2 तो पूछते रहते हैं। राइट, लैब असिस्टेंट क्या इसके अंदर, नीट के अंदर भी सीधा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके यूरिया के उत्सर्जन की, वहाँ पे भी अपन ये देखेंगे, विषैलापन देखेंगे, कितने जल की आवश्यकता होती है, उसके उत्सर्जन करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, घुलनशीलता क्या होती है और एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, बात करते हैं किसकी, यूरिया की। ठीक है, इसकी बात करते हैं यूरिया की बात करते हैं, तो यूरिया का जो विषैलापन होता है वो अमोनिया से तो होता है कम, लेकिन यूरिक एसिड से क्या होता है ज़्यादा। यानी कि अमोनिया से तो क्या होगा, कम, अमोनिया से कम, लेकिन यूरिक एसिड से क्या होता है, विषैलापन ज़्यादा होता है। और जो बात विषैलापन की, यही बात किसकी आ जाएगी, घुलनशीलता। घुलनशीलता भी जो होती है वो क्या होती है, अमोनिया से तो होगी कम और यूरिक एसिड से क्या होगी, ज़्यादा। यही बात किसके अंदर आ जाएगी, इसके निष्कासन के लिए जल की, तो निष्कासन के लिए जल भी इसके क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम जो यहाँ पे विषैलापन लिखा है इसके साथ साथ ओबली के अंदर हम अपन बात कर लेते हैं किसकी, विषैलापन के साथ साथ आ जाएगी क्या, घुलनशीलता। क्या आ जाएगी, घुलनशीलता के साथ साथ एक और ओबली लिख सकते हैं, जल की आवश्यकता। क्या होगा कि हमें अब इस पॉइंट को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हम क्या करेंगे एक पॉइंट में ही इसको समझ लेंगे। ठीक है, कि क्या होता है कि यूरिया जो होता है वह अमोनिया से तो कम विषैलापन होता है, लेकिन यूरिक एसिड से ज़्यादा होता है, तो घुलनशीलता भी विषैलापन के समानुपाती होती है। यानी कि विषैलापन ज़्यादा होगा तो विषैलापन भी, घुलनशीलता भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या, विषैलापन अगर इससे अमोनिया से कम है लेकिन यूरिक एसिड से ज़्यादा, तो घुलनशीलता और जल की आवश्यकता भी समान होगी। ठीक है, इसके बाद जब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहलाएंगे, यूरिकोटेलिक। यानी कि जो प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन, किसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल आएंगे उसके अंदर आएगा, पहला आएगा कौन, उपास्थल मछलियाँ। कौन आएगी, उपास्थल मछलियाँ। उपास्थल मछलियाँ यानी कि समुद्री, यानी कि अस्वच्छ जल के अंदर रहने वाली मछलियाँ। इसके अलावा कुछ उभयचर भी क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं जब स्थल के अंदर आते हैं। इसके अलावा स्तनधारी, इसके अलावा कौन आएगा, स्तनधारी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट अपने को याद रखने हैं। एक तो याद रखना है कि जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल। अमोनिया के अंदर थी अस्थिल मछलियाँ, लेकिन यूरिया के अंदर कौन सी आई है, उपास्थल मछलियाँ। ये याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, अस्थिल मछली और उपास्थल मछली। अस्थिल मछली जो होती है स्वजल की होती है, जो कि उत्सर्जन करती है अमोनिया का। वहीं पे जो उपास्थल मछलियाँ होती है वो होती है समुद्री मछलियाँ, जो कि उत्सर्जन करती है किसका, यूरिया का। तो ये बात किसकी थी, यूरिया की। अब हम बात करेंगे किसकी, यूरिक एसिड की। ठीक है, करते हैं किसकी, यूरिक एसिड की। ठीक है, किसकी बात करेंगे,
यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि सबसे कम विषैलापन होता है। क्या होता है? सबसे कम विषैलापन। ठीक है, सबसे कम विषैलापन। ठीक है, अब सबसे कम विषैलापन होगा तो इसके अंतर्गत क्या आएगा कि घुलनशीलता भी सबसे कम होगी। क्या होगा? घुलनशीलता सबसे कम। अब घुलनशीलता सबसे कम होगी तो जल की आवश्यकता भी सबसे कम होगी। ठीक है, जल की आवश्यकता सबसे कम। अब यहाँ सबसे कम का मतलब होता है कि अमोनिया और यूरिया की तुलना में। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो प्राणी यूरिक एसिड का अवशोषण करते हैं वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहलाएंगे? यूरिकोटेलिक। अमोनिया का जो अवशोषण किया था वो कहलाते हैं अमोनोटेलिक, जो यूरिया का अवशोषण किया था उनका वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड का अवशोषण करेंगे वो कहलाएंगे यूरिकोटेलिक। क्या कहलाएंगे? यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। क्या बात करेंगे? एग्जाम्पल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के अंदर बात करेंगे तो आएगा रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। इसके अलावा आएगा बर्ड्स। ठीक है, यानी कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होते हैं वह किसका अवशोषण करेंगे? यूरिक एसिड का। इसके अंतर्गत क्या होगा? जल की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए जब रेप्टाइल्स और बर्ड्स उत्सर्जित पदार्थों का अवशोषण करते हैं तो एक पेस्ट या गोलिकाओं के रूप में करते हैं ना। तो ये थी हमारी बात किसकी? अमोनिया की, यूरिया की और यूरिक एसिड की। अब हम क्या करेंगे, इसको एक डायग्राम की सहायता से एक जगह ही सब कुछ समझ लेंगे। विषैलापन, घुलनशीलता, ठीक है, जल की आवश्यकता और क्या क्या कहलाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट की सहायता से क्या होगा, सबको एक जगह पे ही याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या? अमोनिया। क्या लिखेंगे? अमोनिया। दूसरे नंबर पे आएगा क्या? यूरिया। और थर्ड नंबर पे आएगा क्या? यूरिक एसिड। ठीक है, क्या आएगा? यूरिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? विषैलापन की, नहीं कौन सबसे ज़्यादा अधिक विषैला होता है। ठीक है, विषैलापन। विषैलापन की बात करते हैं तो ये होता है मैक्सिमम, इसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये कम होगा यानी कि मीडियम, इसके अलावा क्या होगा? ये सबसे कम। विषैलापन का जो क्रम होता है ये होता है कि सबसे ज़्यादा कौन होगा? अमोनिया, फिर होगा यूरिया और फिर होगा यूरिक एसिड। अब जो विषैलापन है वही क्रम किसका हो जाएगा? घुलनशीलता का। ठीक है, किसका हो जाएगा? घुलनशीलता का। घुलनशीलता। घुलनशीलता का क्रम में क्या होगा? सबसे ज़्यादा अमोनिया, फिर यूरिया और यूरिक एसिड, समझ लेना। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? अमोनिया का, फिर हो जाएगा यूरिया का और फिर हो जाएगा यूरिक एसिड का। अब इसके अंदर आ जाएगी जल की आवश्यकता। अपन बात करते हैं किसकी? जल की आवश्यकता। तो जल की आवश्यकता का कभी ये क्रम हो जाएगा क्या? सबसे ज़्यादा घुलनशीलता किसकी होगी? जल की आवश्यकता किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी? अमोनिया के अंदर, फिर यूरिया के अंदर और यूरिक एसिड के अंदर क्या होगा? सबसे कम जल की आवश्यकता होगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो अमोनिया का अवशोषण करते हैं, यूरिया का अवशोषण करते हैं और यूरिक एसिड का अवशोषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे उत्सर्जी जीव क्या कहलाएंगे। तो जो प्राणी अमोनिया का अवशोषण करेंगे वो कहलाएंगे अमीनोटेलिक। जो प्राणी यूरिया का अवशोषण करेंगे वो कहलाएंगे यूरियोटेलिक। क्या कहलाएंगे? यूरियोटेलिक। और जो प्राणी यूरिक एसिड का अवशोषण करेंगे वो कहलाएंगे यूरिकोटेलिक। ठीक है, क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक तथा यूरिकोटेलिक। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अमोनिया के अंदर आएगा अस्थिल मछलियाँ। कौन आएगी? अस्थिल मछलियाँ, यानी कि जो कहाँ पे रहती है? स्वच्छ जल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जाएगी जलीय कीट। क्या आ जाएगा? जलीय कीट और उभयचर। ये किसके लिए आई थी? अमोनिया के लिए। अब यहीं पे अपन बात करेंगे किसके लिए? यूरिया के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगी कौन? उपास्थल मछलियाँ। कौन आ जाएगी? उपास्थल मछलियाँ, यानी कि समुद्री। कौन आएगी? समुद्री मछलियाँ। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाएगा? उपास्थल मछली के साथ स्तनधारी। क्या आ जाएगा? स्तनधारी और कुछ उभयचर। ठीक है, इसके अलावा बात करें किसके? यूरिक एसिड के उत्सर्जन की, यानी कि जो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर आएगा रेप्टाइल और आएगा बर्ड्स।
यानी कि ये क्या है कि अब तक जितना पढ़ा उसमें से अगर कुछ याद हो या ना हो, अगर यदि आप ये पूरा चार्ट याद कर लेते हो तो जो क्वेश्चन आने वाला है, नीट हो, लेव स्टूडेंट हो या साइंस का कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंदर साइंस आती हो, आपके बायोलॉजी आती हो, 11th क्लास की बायोलॉजी आती हो और ये चैप्टर आता हो, तो उसके अंदर अगर यदि इस पार्ट से एनसीईआरटी के इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। या तो पूछेगा विषैलापन, घुलनशीलता, जल की आवश्यकता, उत्सर्जित जीव और एग्जाम्पल। यहाँ पर भी जो 90% चांस है क्वेश्चन आने के, वो चांस है इन दोनों पे। किन पे है? इन दोनों पे। यानी कि या तो कौन उत्सर्जित जीव क्या होंगे और एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे को सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? इन दोनों पॉइंट पे देना। उत्सर्जित जीव, अमीनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक। वैसे देखा जाए तो इन्हीं के नाम से याद आ रहा है कि जो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा वो क्या कहलाएगा? अमीनोटेलिक। जो यूरिया का उत्सर्जन करेगा वो क्या करेगा? यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा वो क्या करेगा? यूरिकोटेलिक। यानी कि क्या या को यूरिकोटेलिक, यूरिया तो यूरियोटेलिक और अमोनिया तो अमीनोटेलिक। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो आती है अस्थिल मछली और उपास्थल मछली के अंदर, ठीक है। तो जो अस्थिल मछलियाँ होती है, क्या जो अस्थिल मछलियाँ होती है, ये जो अस्थिल मछलियाँ आई है हमारे पास, इन अस्थिल मछलियाँ जो होती है ये होती है स्वजल के अंदर, और उपास्थल मछली होती है समुद्री, जो क्या कहलाएगी? यूरियोटेलिक, ठीक है। कि सिर्फ इस चार्ट को याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे कि सामान्यतः क्या दिया गया है कि एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है कि किन प्राणी के अंदर कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। फिर हम मानव में उत्सर्जी तंत्र को कम्प्लीटली समझेंगे, लेकिन जो सामान्य दिए गए हैं ऑर्गन उसको अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।